नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज के सेशन में हमारे चर्चा का विषय है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसा कि आपको पता है, 19वीं सदी पुनर्जागरण का काल रही है। भारत के हिंदू हो या मुस्लिम धर्म या अन्य धर्मों के सुधार के लिए कई नेता हुए जिन्होंने अपने धर्मों के पुनरुद्धार या सुधार के लिए काम किए। ऐसे सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख सुधार आंदोलन है ब्रह्म समाज। आज का टॉपिक है ब्रह्म समाज, और आज हम इसी ब्रह्म समाज की चर्चा करेंगे, जो कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा कमेंट अवश्य करिएगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज के सेशन को। दोस्तों, आपको पता है धार्मिक एवं सुधार आंदोलन हुआ, जो भारतीय नई पीढ़ी, भारत के राष्ट्रवाद के लिए, भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अमृत का काम किया, उन्हें सुधारने का काम किया और आधुनिक भारत को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। तो ऐसे सुधार आंदोलनों को शुरू करने से पहले कैसे शुरू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उनके कारणों को जानना जरूरी है। तो पहले उसकी पृष्ठभूमि हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत हजारों सालों से विदेशी आक्रांताओं से घिरा रहा। कई विदेशी भारत में आए, उन्होंने भारतीयों को हराया, भारतीयों पर शासन किया लंबे समय तक, लेकिन कभी भी भारतीयों का आत्मविश्वास नहीं खोया। देश के वासियों को लगता था कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति दूसरे सभी विदेशियों से उत्तम है, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हमसे किसी प्रकार कोई भय नहीं है। इसी तरीके से जो भी विदेशी आए भारत में, उन्होंने भारतीय संस्कृति में रच बस गए, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाया और भारतीय संस्कृति में समा गए। लेकिन अंग्रेज आए भारत, वो अन्य सभी विदेशी आक्रांताओं से बिल्कुल भिन्न थे। अंग्रेज यूरोप के रहने वाले थे और 18वीं शताब्दी में बौद्धिकता की एक नई लहर चल रही थी यूरोप में। इस बौद्धिक लहर के कारण वहाँ एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वो था तर्कवाद और वैज्ञानिक अन्वेषण, जिसके कारण यूरोप के देशों में एक नई प्रगति का सूत्रपात हुआ। इस तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काफ़ी प्रगति की, जिसके कारण वो धीरे धीरे पूरे दुनिया में सभ्यता का केंद्र बन गए। वहीं उनके मुकाबले, यूरोपियों के मुकाबले, भारत एक निष्प्राण, निश्चल और गतिरोधों से भरा हुआ था। समाज में कई असंगतियाँ व्याप्त होने लगी थी, कई परंपराएं जड़ हो चुकी थी। उनके तुलना में हमारे स्तर दिन पर दिन नीचे होता चला जा रहा था और भारतीयों का सामना एक ऐसे आक्रांता से हुआ जो न केवल नई बौद्धिकता से लबरेज था, बल्कि वो रंग में भी श्वेत थे और सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से अपने आप को उत्तम समझते थे और संभवतः वे थे भी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में आकर के ही अपने आप को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ समझा, उत्तम समझा और भारत के हिंदू या मुस्लिम प्रमुख धर्मों का आलोचना शुरू कर दिया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उन्होंने माहौल उड़ाया, उसकी निंदा की, भारतीयों को तुच्छ समझा, जिसके कारण भारत में इसकी प्रतिक्रिया हुई और भारत में कई ऐसे आंदोलन खड़े हुए जिन्होंने अपने धर्म एवं अपने समाज में सुधार करने का प्रयत्न किया। ऐसे 3 वर्ग थे। पहला वर्ग था यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए डेरोजियंस का,
जिसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, यंग बंगाल के बारे में। यंग बंगाल के जो युवा वर्ग थे वो काफ़ी रेडिकल थे। वो अंग्रेजी प्राप्त शिक्षा प्राप्त युवाओं का एक वर्ग था जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से घृणा के स्तर तक तिरस्कार करने लगा था। एक दूसरा वर्ग था राजा राम मोहन राय का, जो ज़्यादा परिपक्व थे, जो पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे गुणों को आत्मसात करना चाहते थे, साथ ही साथ अपने धर्म के उन्नयन के लिए प्रयासरत थे। तीसरा वर्ग वो था जो पाश्चात्य संस्कृति या सभ्यता के अच्छे गुणों को भी नहीं स्वीकार करना चाहता था, वरन अपने ही धर्म के प्रचार, अपने ही धर्म को सुधारना चाहता था, उसे उत्कृष्ट बनाना चाहता था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश राज या पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के प्रत्युत्तर में नया सामाजिक सुधार आंदोलन खड़ा हुआ। तो दोस्तों, हम देखेंगे किस प्रकार से भारतीयों ने अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी प्रथाओं जो बुरी थी उनको नकारने की कोशिश की, जो अच्छी थी उन्हें आत्मसात किया, उससे अपने अतीत के आत्मगौरव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल में सबसे पहले सुधार आंदोलन की शुरू हुआ। बंगाल सुधार आंदोलन सबसे पहले बंगाल से प्रारंभ हुए। इस वजह से लिए क्योंकि बंगाल ही सर्वप्रथम ब्रिटिशर्स द्वारा जीता गया और ब्रिटिशर्स जो थे उनके पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य जगत से सबसे पहले संपर्क बंगालियों का ही हुआ। बंगाली लोग अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित हुए और वे पाश्चात्य शिक्षा विचारधारा से अवगत हुए, जिसका उन्होंने अपने सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए उपयोग किया। तो इसी क्रम में यंग बंगाल आंदोलन के बारे में हम जानते हैं। यंग बंगाल आंदोलन एक ऐसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का था जो जिनके अंदर तर्क करने की भावना, तर्क करने की जिज्ञासा, स्वतंत्रता, समानता पर, सत्य पर विशेष जोर आदि से सद्गुण थे। वहीं वे भारतीय परंपराओं, कुरीतियों पर आघात करते थे। यंग बंगाल के जो नेता थे वो एक, जिनका नाम था हेनरी विवियन डिरेजियो। हेनरी विवियन डिरेजियो जो एक एंग्लो इंडियन युवक था, जो कि हिंदू कॉलेज का अध्यापक था, जिसके क्रांतिकारी विचारों से बंगाल के युवा बहुत ही प्रभावित हुए। हेनरी विवियन डिरेजियो फ्रांस की राज्य क्रांति से तथा यूरोप में चल रहे विभिन्न विचारधारा का समर्थक था, जिससे उसने बंगाल के युवाओं से अवगत कराया। बंगाल के युवाओं, खासकर छात्रों को उसने तर्क करने, स्वतंत्र रूप से विचार करने, विवेक के द्वारा किसी मुद्दे पर समझने, स्वतंत्रता, समानता एवं सत्य पर बल देने के लिए प्रेरित किया। इन युवाओं को डेरोजियन या यंग बंगाल के नाम से जाना जाता था। जो ये यंग बंगाल के लोग थे वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद या सांस्कृतिक परंपराओं, कुरीतियों के घोर विरोधी थे। वहीं यंग बंगाल के सदस्य प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति या जमींदारों के द्वारा किसानों को परेशान किए जाने आदि के मुद्दों पर भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया। लेकिन धार्मिक रूप से अत्यंत कठोर होने के कारण, धार्मिक पक्ष जो हिंदू धर्म के धर्म को पूरी तरह से नकार देने के कारण ये जो संगठन था उसके लोग समाज से कट गए। इनको जो है, जो रूढ़िवादी लोग थे वो अत्यंत उनका विरोध करते थे। इनका संगठन कमज़ोर था। इसके वजह से कुछ ही दिनों बाद हेनरी विवियन डिरोजियो की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता चला गया। हालांकि इस आंदोलन ने बंगाल में एक नव चेतना का संचार किया। आप देख सकते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो जो एक टीचर थे,
उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की उम्र अवस्था में हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बंगाली युवकों में अन्वेषण एवं तर्कवाद की जो बीज बोए, वो उसका पेड़ बहुत बड़ा हुआ, उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए, चाहे राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों या अन्य कई समाज सुधारक उनसे प्रेरणा लिए और अपने धर्म एवं समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में माना जाता है। राजा राम मोहन राय डिरोजियो की विचारधारा से, खासकर तर्क की कसौटी पर किसी भी तथ्य को तर्क कसौटी पर कसने का जो सिद्धांत था, उसके वो प्रतिनिधि के तौर पर उभर के सामने आए। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा, समानता के सिद्धांतों को विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने भी कुरीतियों पर प्रहार किया, पुरानी परंपराओं आडंबरों को त्यागा। तो ऐसे राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर बंगाल में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। जन्म के बाद से ही इनकी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। संपन्न परिवार से थे ही, शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। अतः उन्होंने, जिसके कारण प्राच्य भाषाएं एवं पाश्चात्य भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी प्राच्य भाषाएं, वहीं अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक एवं हिब्रू जैसी भाषाओं का भी उनकी अच्छी पकड़ थी। शुरू से ही बहुत ही मेधावी प्रकृति के युवक थे राजा राम मोहन राय। 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉन डिग्बी के संपर्क में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लगे। इसी दौरान जॉन डिग्बी ने उनको अंग्रेजी सिखाई और 1809 ईस्वी में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, एकेश्वरवादियों को उपहार या तोहफत उल मुहिद्दीन, जो कि अरबी भाषा में है। इस किताब के द्वारा उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की, क्योंकि शुरू से ही उनका मानना था कि ईश्वर एक है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसके स्थान पर उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा या बहुदेववाद का खंडन किया था। एकेश्वरवादियों का तोहफत, इसके द्वारा उन्हें एकेश्वरवाद को सिद्ध करने की कोशिश की, स्थापना की। उसके बाद 1814 ईस्वी में जॉन डिग्बी लंदन चले गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। फिर 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की और अपने पूरा जीवन धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया है। आत्मीय सभा में चर्चाएं हुआ करती थी, वेदों का एवं उपनिषदों की चर्चाएं होती थी, संस्कृत में, बांग्ला भाषा में हुआ करती थी। और आत्मीय भाषा के द्वारा उन्होंने आत्मीय सभा के द्वारा सामाजिक कार्यों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ, जो रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई थी, उस पर उन्होंने प्रहार किया। स्त्रियों की दशा जो अत्यंत निम्न होती चली जा रही थी, उसको उठाने का प्रयास किया। बाल विवाह, बहु विवाह, वेश्यावृत्ति आदि जैसी कुरीतियों का उन्होंने खंडन किया। वहीं जाति प्रथा, छुआछूत आदि चीज़ों का भी उन्होंने नकारा, उसकी घोर आलोचना की। साथ ही साथ वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर हुए, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। उन्होंने विधवा विवाह के लिए प्रयत्न किया। सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश की। इस क्रम में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना 1815 के बाद से आत्मीय सभा के द्वारा सामाजिक कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने
कई किताबें, पत्र पत्रिकाएं तथा हिंदू धर्म के प्रसिद्ध बड़े वेदों या उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया ताकि उनकी बातें लोगों तक पहुँचे। इसी दौरान उन्होंने 1820 में एक और किताब लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। जॉन डिग्बी के सहयोग से 1820 में लंदन में उनकी किताब प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा अपनी बातों को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। उसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की, जिसके द्वारा उनका जो कार्यक्षेत्र था उन्होंने और विस्तृत कर लिया और पूरे बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में वो लग गए। 1830 में राजा राम मोहन राय लंदन गए और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक उदीयमान एक ऐसे शख्स की जो सभी सुधार आंदोलनों के आरंभिक बिंदु थे, जो पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके योगदान को देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई थी। ब्रह्म समाज एक धार्मिक सुधार था, सुधार के लिए उन्होंने बनाया था। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, उसकी ही हमें पूजा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुदेववाद या मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने जो उद्देश्य रखा ब्रह्म समाज का, शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा, यानी एक ऐसे ईश्वर की पूजा जो सर्वव्याप्त है, जो सबका रक्षक है, जो सबका पालनहार है। इसके लिए उन्होंने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, पुरोहितों के आधिपत्य और धार्मिक आडंबरों एवं रूढ़ियों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए ब्रह्म समाज में प्रत्येक शनिवार को बैठक हुआ करती थी उसकी, जहाँ पर संस्कृत में बांग्ला भाषाओं में ऋचाओं का पाठ होता था। 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के लिए उन्होंने एक भवन खरीदा, जहाँ पर बैठकें शुरू हुई थी। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं होता था, किसी प्रकार के कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं रखे जाते थे, किसी प्रकार कोई बलि या पूजा जैसा कोई कर्मकांड नहीं होता था। हालांकि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग नहीं किया। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं हिंदू धर्म का विद्रोही हूँ, ये सिद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो हिंदू धर्म को ही और परिष्कृत करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब देखते हैं सामाजिक उनके सुधार। राजा राम मोहन राय धार्मिक सुधारों से ज़्यादा सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न किया, जिसमें सबसे प्रमुख जो उनके सुधार था वो था सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करना। सन 1818 से ही उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के द्वारा ही यह सिद्ध करने की कोशिश की कि प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में सती प्रथा को अवैध माना गया है। इसके लिए उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि स्त्रियां मानवता एवं दया की प्रतीक हैं, उनके साथ सद्व्यवहार किया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके सुखद भविष्य की व्यवस्था करनी चाहिए, बाल विवाह जैसी को प्रथाओं को नष्ट करना चाहिए, जो शादियां हैं या विवाह है वो अधिक उम्र में करना चाहिए। अच्छा, उनके इन्हीं प्रयत्न के चलते विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया। इसके साथ ही अन्य सामाजिक सुधार जैसे जातिपात, छुआछूत, जिससे भारतीय समाज बिल्कुल गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने का प्रयत्न किया। सभी व्यक्तियों में एकता, भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा शिक्षा एवं साहित्य में उनका जो योगदान है, उनका सुधार को देखेंगे। ये स्पष्ट है कि राजा राम मोहन राय
पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इसलिए क्योंकि उनका यह मानना था जब तक कि भारतीय समाज अपने कूपमंडूकता से बाहर नहीं आएगा तब तक उसे तर्कवाद या वैज्ञानिक अन्वेषण का ज्ञान नहीं होगा और उसकी तरक्की नहीं हो सकती, उसे परिमार्जित नहीं किया जा सकता। इसके उद्देश्य से उन्होंने डेविड हेयर को की सहायता की और डेविड हेयर के द्वारा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वो वैदांतिक शिक्षा या अपने मूल से जुड़े रहने का भी उनका विश्वास था, उसके ऊपर जो वैदिक हमारा ज्ञान था वो भी लोगों तक पहुँचे। इसके लिए 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना कराई उन्होंने, क्योंकि वो कभी भी हिंदू धर्म से अपना नाता तोड़ने के वो पक्षधर नहीं थे, बल्कि अपने धर्म को और परिमार्जित और श्रेष्ठ बनाने की उनकी हमेशा से प्रयत्न रहा है। उन्होंने बंगालियों के उन्नयन के लिए बंगाली भाषा में कई धर्मों के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का अनुवाद कराया। उनके लिए एक पत्रिका 1821 में एक साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी, आप सभी लोग इसे चीज़ों को एक एक लाइन जो मैंने लिख रखा है उसे आप नोट कर लें, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत काम आएगा। साप्ताहिक कौमुदी का जो है उन्होंने संपादन किया। यहाँ इस प्रकार से उन्होंने कई ऐसे प्रयत्न किए ताकि बंगाली समाज के शैक्षिक प्रगति हो, उनका उन्नयन हो, साहित्य में उनकी रुचि बढ़े। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को सुधारने का, भारतीय कुप्रथाओं पर कुठाराघात करने का किस प्रकार से प्रयत्न किया। अब राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज में क्या चीज़ें हुई उनके बारे में हम जानेंगे। राजा राम मोहन राय जिनकी मौत 1833 में ब्रिस्टल में हो गई थी, उसके बाद ब्रह्म समाज को चलाने का जिम्मा पंडित रामचंद्र विद्याबागीश पर आया। पंडित जी के ज़माने में, उनके कार्यकाल में ब्रह्म समाज की कोई खास उन्नति नहीं हुई, बल्कि उसके सदस्यों की संख्या दिन पर दिन घटती चली गई। विद्याबागीश पंडित जी के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। 1842 में वो ब्रह्म समाज में शामिल हुए। उसके बाद से उन्होंने उसकी बागडोर संभाली और ब्रह्म समाज को अपने मेहनत, अपनी प्रतिभा के साथ नई ऊंचाइयों पर ले गए, उसे फिर से पुनर्जीवित किया उन्होंने। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और वो शुरू से ही राजा राम मोहन राय के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके विचारों को ही प्रभाव फैलाने के लिए उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी और तत्वबोधिनी पाठशाला भी उन्होंने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों से तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद की विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें प्रारंभ की थी और ब्रह्म समाज का कर्ता धर्ता बनने के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज के लिए ढेर सारे कार्य के अथक प्रयत्न किया। उसके विस्तार के लिए उनको चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया, फैलाया। देवेंद्रनाथ ठाकुर के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का कार्यभार केशव चंद्र सेन पर डाल दिया। केशव चंद्र सेन बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और केशव चंद्र सेन के काल में ब्रह्म समाज ने काफ़ी उन्नति की, प्रगति की। केशव चंद्र सेन ने बंगाल के बाहर ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली, उसको आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन अत्यंत उदारवादी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के विकास के लिए ढेरों कार्य किए। हालांकि उनके समय में ब्रह्म समाज दो गुटों में भी बट गया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म समाज के अंदर
सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ करने का आदेश दे दिया था, उसकी छूट दे दी थी। हिंदू धर्म के कर्मकांडों के घोर विरोधी थे। उच्च वर्ण के लोगों को यज्ञोपवीत तक पहनने से उन्होंने मना कर दिया था, जिसके कारण ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बंट गया। एक आदि ब्रह्म समाज था जो टैगोर के अनुयायियों का था। केशव चंद्र सेन का एक अलग ब्रह्म समाज की शाखा बन गई। विघटन होने के बावजूद भी केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के उन्नयन के लिए ढेर सारे कार्य किए, जिसमें 1872 ईस्वी में अधिनियम पास कराया, जिसके द्वारा ब्रह्म विवाह को वैध घोषित किया गया। अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति मिली। साथ ही साथ विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष तथा लड़कों की उम्र 18 वर्ष तय की गई। हालांकि इस अधिनियम के बाद 1878 ईस्वी में उन्होंने अपनी 13 वर्ष की कन्या का विवाह एक कूच बिहार के राजकुमार, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, उसके साथ कर दिया, जिसके कारण समाज में ही उनका घोर विरोध हुआ। घोर विरोध प्रारंभ हो गया और टूट हो गई। इसमें एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ब्रह्म समाज आगे रहा, बढ़ता रहा, चलता रहा। लेकिन केशव चंद्र सेन के बाद धीरे धीरे ब्रह्म समाज ने अपनी महत्ता खोता चला गया। फिर भी ब्रह्म समाज एक वो सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसने पूरे 19वीं सदी में अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए रास्ता खोला, अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया, और जिसके द्वारा किए गए प्रयासों को आज भी हम पढ़ते हैं, अनुसरण करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज आंदोलन जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था, उसका भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके कमेंट के द्वारा मुझे प्रोत्साहन प्राप्त हो। और इसके बाद अन्य जितने भी समाज आंदोलन हुए, चाहे आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, या मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए, सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से उसे भी पसंद करें। धन्यवाद।